everyone, welcome back to my channel. In this video, we are going to discuss about the Mauryan Empire. Mauryan Empire जो स्टार्ट हुआ था, इसके जो फाउंडर थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। ये एम्पायर स्टार्ट हुआ था 324 टू 187 BC तक ये डायनेस्टी रही। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड जानते हैं कि मौर्यन एम्पायर की शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, तो जो नंद रूलर थे वो धनानंद जो थे वो लास्ट नंद रूलर थे और वो बहुत अनपॉपुलर थे क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा ऑप्रेसिव टैक्स लगा दिया था। ठीक है, तो वो एकदम अनपॉपुलर थे। साथ ही साथ दूसरी तरफ जो चंद्रगुप्त थे उनको एक क्लेवर ब्राह्मण कौटिल्य जिसका नाम था वो उनको तैयार कर रहे थे कि वो कैसे धनानंद को डिफीट करें। ठीक है, तो चंद्रगुप्त जो था एक इंटेलिजेंट पॉलिटिकल क्लेवर ब्राह्मण जिसका नाम कौटिल्य था एंड ही इज़ वेरी फेमस। कौटिल्य को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, चाणक्य। ठीक है, द अदर नेम ऑफ कौटिल्य इज़ चाणक्य। ठीक है, तो चाणक्य की हेल्प से चंद्रगुप्त मौर्य सफल हुए धनानंद को डिफीट करने में एंड उन्होंने उनका थ्रोन जो था वो सीज कर लिया। ठीक है, उसके बाद इम्पॉर्टेंट रूलर्स जो मौर्यन एम्पायर के थे वो कौन कौन से थे? ये 4 रूलर्स हैं। इसमें से चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार एंड अशोक, ये तीनों इम्पॉर्टेंट हैं। लेटर मौर्य इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इससे क्वेश्चंस नहीं आते। ठीक है, तो इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट तो अशोक है एंड चंद्रगुप्त मौर्य इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ही इज़ द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडर थे। इन्होंने रूल किया 324 टू 297 BC तक इन्होंने रूल किया। ठीक है, किसी किसी बुक में 321 भी लिखा रहेगा, तो 324, 21 आप ये कर सकते हैं। ठीक है, बिंदुसार का जो रूल था वो 297 से लेके 273 BC तक था एंड अशोका का जो था वो 273 BC से लेके 232 BC तक इनका रूल चला। एंड जो लेटर मौर्यस थे, ठीक है, जो लेटर मौर्यस थे इन्होंने 232 से लेके 185 BC तक इन्होंने रूल किया। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द रूलर्स कि इन्होंने कब कब तक रूल किया। अब मौर्य जो एम्पायर है इसका ओरिजिन कैसे होता है? ठीक है, पहली बात तो यह है कि चंद्रगुप्त का जो ओरिजिन है वो एक रहस्य में डूबा हुआ है। ठीक है, इट इज़ श्राउडेड इन मिस्ट्री। लेकिन अलग अलग लोगों का यहाँ पे अलग अलग मानना है। जैसे कि कुछ ग्रीक सोर्स ऐसा बोलते हैं कि ये नॉन वॉरियर लाइनेज थे। ठीक है, हिंदू सोर्स के हिसाब से कि कौटिल्य ने इनको पाला था, ये एक ऑर्फन थे। ठीक है, तो अलग अलग इसके यहाँ से वो मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि ये शूद्रास थे, कुछों का ये मानना है कि ये वैश्यास थे, क्षत्रिय थे या मौर्य ट्राइब ही इन्होंने अलग बता दी। ठीक है, तो पुराण के अकॉर्डिंग इनको शूद्रास माना गया है। और एक मुद्राक्ष थे, ठीक है, मुद्राक्ष ऑफ विशाखादत्ता, इन्होंने इनको कुलहीन बोला था, यानी कि इन्होंने बोला था कि ये लो क्लैन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जस्टिन एक क्लासिकल राइटर है, इन्होंने चंद्रगुप्त को ओनली हम्बल ओरिजिन का बताया है। ठीक है, एक जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन है, इस इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ये इंस्क्रिप्शन रुद्रदमन का है एंड इस इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग मौर्यस माइट हैव बीन वैश्य ओरिजिन। ठीक है, और ये गुजरात से थे, इनका ऐसा मानना है। सेकंड इज़ अकॉर्डिंग टू बुद्धिज़्म, इनका ये मानना है कि मौर्यन डायनेस्टी का कुछ ना कुछ लिंक है शाक्य क्षत्रिय क्लैन से। ठीक है, जहाँ से बुद्धा बिलोंग करते थे। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, नॉट प्रीवियस बट हमने बुद्धिज़्म में डिस्कस किया था कि जो बुद्धा थे शुद्धोधन, जो शाक्य क्लैन के चीफ थे, सिद्धार्थ के फादर, ठीक है, तो उनका भी इससे कुछ रिलेशन है शाक्य क्लैन से। ठीक है, तो इनका ये मानना है।
कुछों का ये मानना है कि जहाँ से मौर्यंस आए थे उस रीजन में बहुत सारे पिकॉक्स हुआ करते थे, हैंस इनको मौर्याज बोला जाता है। ठीक है, मौर्याज ना बोल के इनको मौर्यंस प्रोनाउंस किया जाता है। तो अलग अलग लोगों का यहाँ पे अलग अलग मानना रहा है, तो इनका जो ओरिजिन है वो एकदम क्लियर नहीं है। ठीक है, लेकिन एक एक्सेप्टेड है इनका ओरिजिन कि जो चंद्रगुप्त थे वो एक ऑर्फन थे और बचपन में उनको कौटिल्य ने पाला था और उन्होंने उसको प्रिपेयर किया था शुद्धोधन को डिफीट करने के लिए। ठीक है, ये मोस्ट एक्सेप्टेड है। ठीक है, नाउ अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य। तो पहली ये चीज़, इनका ओरिजिन जो है वो श्राउडेड है मिस्ट्री में, एंड ही वॉज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। और चंद्रगुप्त ने डिफीट किया था कुछ ग्रीक रूलर्स को भी नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, इन लोगों को इन्होंने डिफीट किया था। इन्होंने अलेक्जेंडर को डिफीट किया था एंड तब इन्होंने नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ कंट्री को एक्वायर कर लिया था। इनके बीच ट्रीटी हुई थी, एक ट्रीटी फेमस है बिटवीन चंद्रगुप्त एंड सेलेसिस। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो हिंदू कुछ जगह है वो इन्होंने अपनी बाउंड्री बना दी बिटवीन देयर स्टेट्स। ठीक है, उसके बाद कौटिल्य की हेल्प से यानी कि चाणक्य की हेल्प से उन्होंने स्ट्रैटेजी इनको बताई और चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत बड़ी आर्मी यहाँ पे हायर की और इन्होंने मगध की तरफ मूव किया। ठीक है, मगध की तरफ इन्होंने मूव किया एंड उसके बाद इन्होंने बहुत सारी सीरीज़ ऑफ बैटल लड़े। इन्होंने धनानंद को डिफीट किया और इन्होंने फाउंडेशन रखी मौर्य एम्पायर की 321 BC में। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या किया, 305 BC में ये एक एंटर करते हैं सेलेसिस निकेटर के ट्रीटी में। ठीक है, उसके बाद ये बालूचिस्तान को एक्वायर करते हैं, ईस्टर्न अफ़गानिस्तान को एक्वायर करते हैं और कुछ पार्ट वेस्ट इंडस का भी एक्वायर कर लेते हैं। एंड इतनी सारी चीज़ें एक्वायर करने के बाद ये सेलेसिस निकेटर की डॉटर के साथ शादी कर लेते हैं एंड इन रिटर्न निकेटर इनको 500 एलिफेंट्स गिफ्ट में देते हैं। ठीक है, इनका एक और बैटल है, बैटल ऑफ इप्सिस। ठीक है, ये 301 BC में इन्होंने लड़ा था और इसमें भी इनको विक्ट्री मिली थी। चंद्रगुप्त के बाद थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे चाणक्य के बारे में। चाणक्य थे चंद्रगुप्त मौर्य के टीचर जिन्होंने उनको सारी स्ट्रैटेजीज़ उनको सिखाई थी। जो भी स्ट्रैटेजीज़ थी बिहाइंड द सीज ऑफ नंदा थ्रोन वो उसके मास्टर थे। ठीक है, चंद्रगुप्त ने चाणक्य को अपना CM बनाया था। ठीक है, और ये एक टीचर थे एंड स्कॉलर थे एट तक्षशिला। इनको और नाम से जाना जाता है चाणक्य को, जैसे कि कौटिल्य एंड विष्णु गुप्ता। ठीक है, तो बाकी जितनी स्ट्रैटेजीज़ थी उनके पीछे ये थे एंड चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो इनके ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। चाणक्य ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है अर्थशास्त्र। ये बुक एक टाइप का ऐसे है, इसमें उन्होंने सारे स्टेट क्राफ्ट, इकोनॉमिक्स और मिलिट्री स्ट्रैटेजीज़ के बारे में लिखा है। 12th सेंचुरी आते आते ये जो बुक थी ये एकदम डिसअपियर हो गई थी। तो 1905 में आर श्यामा शास्त्री ने इसको रीडिस्कवर्ड किया। इनके वर्क में 15 बुक्स थी एंड 180 चैप्टर्स थे। इनके जो मेन थीम था उसको डिवाइड किया गया था 3 पार्ट में। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, 3 पार्ट में। पहले वाले पार्ट में किंग, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में इन्होंने डिस्क्राइब किया था। सेकंड वाले में इन्होंने सिविल एंड क्रिमिनल लॉ के बारे में डिस्क्राइब किया था एंड थर्ड पार्ट में इन्होंने डिप्लोमेसी ऑफ वार के बारे में डिस्क्राइब किया था। ठीक है, तो ये थे चाणक्य। सेकंड रूलर जो थे यहाँ के वो थे बिंदुसार। बिंदुसार का इतना कोई इम्पोर्टेंट रोल नहीं रहा, लेकिन इनको अमृत घाट के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, जैसे मेगाथेनस ग्रीक एम्बेसडर था चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में, वैसे ही डिमैकस जो था वो ग्रीक एम्बेसडर था बिंदुसार की कोर्ट में। ठीक है, उसके बाद इन्होंने अपने बेटे अशोक को अपॉइंट किया था एज अ गवर्नर ऑफ उज्जैन।
अशोक जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर है। बिंदुसार ये मानते थे कि उन्होंने मौर्य एम्पायर के साथ साथ उन्होंने मैसूर तक को एक्सटेंड किया है। ठीक है, तो बिंदुसार का और कोई रोल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद सीधे अशोका द ग्रेट एम्परर के बारे में डिस्कस करते हैं। इनके ये सन थे बिंदुसार एंड शुभदांगी के। ठीक है, शुभदांगी के सन थे। इनको देवं प्रिया भी बोला जाता है, देवनाम प्रिया। संस्कृत में इसका मतलब होता है बिलव्ड ऑफ गॉड्स, एंड इनको पिया दासी भी बोला जाता है। ठीक है, अदर नेम इनका है पिया दासी। अशोका ने अपनी कैपिटल को पाटलिपुत्र में इस्टेब्लिश किया था, एंड इनकी प्रोविंशियल कैपिटल्स थी तक्षशिला और उज्जैन में। इन्होंने बहुत सारे एडिक्ट्स बिल्ड करवाए थे ऑल ओवर इंडिया, इंक्लूडिंग इन प्रेजेंट डे नेपाल एंड पाकिस्तान। बहुत सारे अशोका ने स्ट्रेच किया था अपना एम्पायर अफ़गानिस्तान तक इन द वेस्ट टू बांग्लादेश इन द ईस्ट। ठीक है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ये माना जाता है जब अशोका का जन्म हुआ था एज अ सन ऑफ बिंदुसार, जब वो बॉर्न हुए थे तो अब उनकी माँ ने कहा था, वो बहुत खुश थी इस चाइल्ड को पाके। उन्होंने बोला था नाउ आई एम अशोका। इसका मतलब होता है विदाउट सोरो। ठीक है, उन्होंने ये कहा था। इससे एक इट अपीयर्स फ्रॉम द अवेलेबल एविडेंस दैट देयर वर अ स्ट्रगल फॉर द थ्रोन अमंग द प्रिंसेस ऑन द डेथ ऑफ बिंदुसार। जब बिंदुसार की डेथ हो जाती है तो बहुत स्ट्रगल होता है कि आखिर गद्दी में कौन बैठेगा। काफ़ी बेटे होते हैं बिंदुसार के। तो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग क्या था कि अशोका ने अपने 99 ब्रदर्स को किल किया था और टिस्सा तक इन्होंने स्प्रेड किया था। ठीक है, जो कि यंगेस्ट वन थे राधा गुप्ता, मिनिस्टर ऑफ बिंदुसार, हेल्प्ड हिम इन दिस स्ट्रगल। इस स्ट्रगल में उन्होंने राधा गुप्ता जो मिनिस्टर थे बिंदुसार के, उसमें हेल्प की थी 99 ब्रदर्स को किल करने में। 4 वॉर इन्होंने लड़ी 273 टू 269 बीसी तक, और अशोका ने खुद को फॉर्मली क्राउन किया 269 बीसी के अराउंड। ठीक है, अशोका के अंडर जो मौर्यन एम्पायर था वो अपनी क्लाइमेक्स में पहुंच चुका था। फर्स्ट टाइम ऐसा था कि सारा होल कॉन्टिनेंट लिविंग आउट द एक्सट्रीम साउथ वॉज अंडर इम्पीरियल कंट्रोल। ठीक है, तो अशोका के टाइम पे ये सारी चीज़ें पीक में थी और उन्होंने बहुत सारे कॉन्टिनेंट को एक्वायर करके रखा था। ठीक है, अशोका जो थे ही वॉज सेड टू बी बैड टेम्पर्ड एंड रूथलेस एंड वेरी क्रूल रूलर। इसी के लिए उन्होंने एक टाइटल अर्न किया जिसमें उनको बोला जाता है क्रूल अशोका, और इसको बोला जाता है चंद्रशोका। ठीक है, चंद्रशोका इनको बोला जाता है, क्रूल अशोका इसका मतलब है। क्योंकि ये अपने फादर के सबसे एल्डेस्ट सन नहीं थे, तो इन्होंने क्या किया था, अपने जो सन है एल्डेस्ट सन सुशीमा, उनको क्राउन नहीं करने दिया। इन्होंने अपनी फादर की डेथ के बाद इन्होंने अपने सारे भाइयों को मार दिया था। ठीक है, उसके बाद ये खुद क्राउन में आ गए थे, इसीलिए इनको क्रूल अशोका या चंद्रशोका यहाँ पे बोला जाता है। ठीक है, इन्होंने क्या करा था, एक टॉर्चर चैम्बर बनाया था ताकि प्रिजनर्स को टॉर्चर कर सके। इनका जो रूल था बहुत टॉर्चर भरा था, ये बहुत क्रूल रूलर थे और बहुत ज़्यादा बैड टेम्पर्ड थे। ठीक है, उसी के साथ इन्होंने जब ये किंग बने तो इन्होंने अपने एम्पायर को बहुत एक्सपेंड किया। ठीक है, बहुत सारे इन्होंने वॉर लड़े। इन्होंने 9 ईयर अपने रेन में बहुत सारे वॉर लड़े, लेकिन एक कलिंग का युद्ध ऐसा था जिसको उन्होंने बाद में जीता भी। हालांकि इन्होंने जीता, लेकिन इस कलिंग के वॉर के बाद, ये जो कलिंग जगह है ये प्रेजेंट डे में उड़ीसा में है। ठीक है, तो इस वॉर के बाद इनमें बहुत सारे चेंजेस आए। जैसे कि जो बैटल ऑफ कलिंग इन्होंने फॉट किया था वो 261 बीसी के अराउंड इन्होंने फॉट किया था, और इन्होंने पर्सनली ये लड़ाई खुद लड़ी थी और ये जीते भी थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इस वॉर में सारी सिटी जो थी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी और 100,000 से भी ज़्यादा लोग यहाँ पे मारे गए थे इस वॉर में।
तो इस वॉर के बाद ये इतने डिस्टर्ब्ड हो गए थे कि इन्होंने डिसाइड किया कि अब ये अपनी पूरी ज़िंदगी वॉयलेंस नहीं करेंगे, ठीक है, कि वॉयलेंस को बंद कर देंगे। एंड इसके बाद इन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया था, ये बुद्धिज़्म में चले गए थे, ठीक है, इन्होंने बुद्धिज़्म को अडॉप्ट कर लिया था। अशोका के जो एडिक्ट्स हैं उसके 13 रॉक एडिक्ट में कलिंग वॉर के बारे में सारी चीज़ें डिस्क्राइब है, क्लियरली इसमें सारी चीज़ें डिस्क्राइब्ड है, ठीक है। जब इनका धर्म परिवर्तन हो गया था तो उस इंसिडेंट को बोला जाता है, उस टाइम इनको बोला जाता है धर्म अशोका, यानी कि स्पिरिचुअल अशोका। ये किससे चेंज हुए थे? ही नाउ बिकेम धर्म अशोका फ्रॉम चंद्र शोका, ठीक है। तो अशोका ने 263 BC के अराउंड ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज़्म एंड इन्होंने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल पाटलिपुत्र में ऑर्गेनाइज भी की थी, ठीक है। सो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अशोकाज एडिक्ट्स। इन्होंने बहुत सारे एडिक्ट्स इन्होंने बिल्ड किए थे, ठीक है। तो देयर वर कैप्ड इन पब्लिक प्लेसेस, ठीक है, इनको पब्लिक प्लेसेस में रखा जाता था और ट्रेड रूट्स में रखा जाता था ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इनको देखें और इनको पढ़ें, ठीक है। More than religious discoveries, they talk about the moral duties of the people, how they conduct life, Ashoka's desire to be good and benevolent ruler, and Ashoka's work towards the end. ये सारी चीज़ें उसमें लिखी थी, ठीक है। तो इनके जो इन टोटल है वो 33 इंस्क्रिप्शंस हैं और प्राइमरीली उनको क्लासिफाइड किया गया है मेजर रॉक एडिक्ट, माइनर रॉक एडिक्ट, सेपरेट रॉक एडिक्ट, मेजर पिलर एडिक्ट एंड माइनर पिलर एडिक्ट पे इनको क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। अर्लियर हाफ ऑफ हिज रेन द एडिक्ट वर इंस्क्राइब्ड ऑन कन्वेंशनली लोकेटेड रॉक सरफेस, ठीक है। इनको अलग अलग पब्लिक एरियाज़ में इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, ठीक है, ताकि लोग क्या है इनको ईजीली पढ़ सकें और इन्होंने इनको मेजर और माइनर रॉक एडिक्ट का नाम दिया। जो इंस्क्रिप्शंस थे इनके वो अलग अलग लैंग्वेज में कंपोज थे, ठीक है। प्राकृत लैंग्वेज में मेनली लिखे थे एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट में इनको लिखा गया था थ्रू आउट द ग्रेटर पार्ट ऑफ द एम्पायर। ज़्यादा पार्ट एम्पायर का जो था उसमें प्राकृत लैंग्वेज एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट का यूज़ किया गया था। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में इन्होंने खारोस्ती स्क्रिप्ट इन्होंने यूज़ की थी एंड अफ़गानिस्तान वाले एरिया में इन्होंने अरेमिक लैंग्वेज यूज़ की थी एंड ग्रीक में इन्होंने ग्रीक स्क्रिप्ट और ग्रीक लैंग्वेज इन्होंने यूज़ की थी, ठीक है। इनकी जो मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शंस थे वो धमा के बारे में बताते थे, धमा यानी कि धर्म, ठीक है, धर्म के बारे में बताते थे। बिकॉज ही वॉज इंस्पायर्ड बाय द बुद्धिस्ट उपाक्षक धमा, बुद्धिस्ट के उपाक्षक धमा से ये इंस्पायर थे, इसीलिए इन्होंने जो ज़्यादा चीज़ें थी इसमें इंस्क्राइब कराई थी धर्म के बारे में, ठीक है। अशोका का जो धर्म था वो एम्फसाइज था नॉन वायलेंस से, म्यूचुअल रिस्पेक्ट से एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट सेक्ट एंड बिलीफ। इट इंक्लूड्स द स्टेट कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल, ठीक है। जो बेसिक एट्रीब्यूट था इसका धमा का, उसके अंदर कंपैशन, चैरिटी, ट्रूथफुलनेस, प्योरिटी एंड जेंटलनेस इन्होंने इंक्लूड किए थे, ठीक है। अशोक लोगों को बोलते थे कि वो एक्सटेंड करे रिस्पेक्ट, कंसिडरेशन, कंपैशन, करुणा होनी चाहिए लोगों में, टॉलरेंस टुवर्ड्स स्लेव्स एंड सर्वेंट्स, ओबीडियंस टू पेरेंट्स के टुवर्ड्स ओबीडियंस रहना, उदारता, जेनरसिटी टुवर्ड्स फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, regard and donations to brahmanas and श्रमणास, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ये बोलते थे। अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय खुद से नहीं करना, ये खुद को, ये लोगों को ऐसा कंसर्न देते थे, ठीक है। अ कंसर्न फॉर ऑल लिविंग बींग्स एंड टू एब्सटेन वन सेल्फ फ्रॉम डिस्ट्रॉइंग लाइफ, ठीक है। ये सारी चीज़ें इन्होंने किससे इंस्पायर थी? बुद्धिस्ट से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज देयर आर 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स।
14 टाइप के डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे 14 रॉक एडिक्ट्स हैं, मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं, जिसमें अलग अलग चीज़ों के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। 1 to 14 तक ये है अलग अलग जगह पे। फर्स्ट है, उसमें इन्होंने बताया है प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सैक्रिफाइसेस, फेस्टिव गैदरिंग। सेकंड इज मेजर ऑफ सोशल वेलफेयर। थर्ड, रिस्पेक्ट टू ब्राह्मणास। फोर्थ, courtesy relatives, elders, consideration for animals. Fifth is appointment of Dhamma, Mahamantra and their duties. Sixth, need for efficient organization of administration. Seventh is tolerance among all religious sects. Eighth is system of Dhamma Yatra. Ninth is attack on meaningless ceremonies and rituals. Conquest through Dhamma instead of war. 11 is explanation of Dhamma policy. 12th is appeal for tolerance among religious sects. 13 is mention of Kalinga war. And 14 is inspiration to spend religious life. तो इन 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स में अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे कि ब्राह्मण्स को रिस्पेक्ट करना, रिलेटिव्स, एल्डर्स, इन सब की रिस्पेक्ट करना, धमा महामंत्र को अपॉइंट करना, जितने भी रिलीजियस सेक्ट्स हैं उनको टॉलरेंस करना अमंग देम, एंड जितने भी मीनिंगलेस सेरेमनीज और रिचुअल्स होते हैं उनको उन पे अटैक करना। ओके, और जो वॉर है उसको किसी को कॉन्क्वेस्ट, वॉर की जगह धमा से हम उसे कॉन्क्वेस्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं। देयर आर 15 रॉक्स अक्रॉस द कंट्री, जिसमें से अफ़गानिस्तान में भी ये है एक। अशोका यूजेस हिज नेम इन 4 ऑफ दिस, जिसमें से अशोका ने जो अपना नाम है वो सिर्फ 4 जगह यूज़ किया है, जैसे कि मालसी, गुज्जर, नेटर एंड ब्रह्मागिरी। इन जगहों में ही इन्होंने अपना नेम यूज़ किया है, ठीक है। गुज्जर जो है ये एमपी में है, एंड नेटर जो है ये आंध्र प्रदेश में प्रेजेंट है, एंड ब्रह्मागिरी जो जगह है ये कर्नाटका में प्रेजेंट है, ठीक है। देयर आर 7 पिलर एडिक्ट्स ऑल्सो। अब ये जो पिलर एडिक्ट्स हैं ये अलग अलग जगह में प्रेजेंट है, जैसे कि अब ये जो पिलर एडिक्ट्स हैं ये अलग अलग स्टोन से बने हैं, ठीक है। 2 टाइप्स के स्टोन्स यहाँ पे यूज़ होते हैं, जैसे कि एक यहाँ पे यूज़ होता है सैंड स्टोन, एंड दूसरा जो है वो है बफ कलर्ड स्टोन। ये 2 चीज़ें यूज़ होती हैं, और एक और यूज़ होता है जिसको बोलते हैं क्वार्ट्ज़ाइट। इन तीनों से ये पिलर्स बने हैं, ठीक है, अलग अलग जगह पे यूज़ किए हैं। जैसे वाइट सैंड स्टोन जो है ये मथुरा में यूज़ किया जाता है, बफ कलर्ड सैंड स्टोन जो है, एंड क्वार्ट्ज़ाइट जो है ये अमरावती में यूज़ होता है, ठीक है। एंड जो ये सैंड स्टोन है ये साथ में जैसे चुनर और अलग अलग जगह में इसे यूज़ करते हैं। अब ये पिलर्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट्स है? कंदाबर, पाकिस्तान। कंदाबर जो है ये अफ़गानिस्तान में है, पाकिस्तान। दिल्ली, वैशाली, चंपारण बिहार में है, सारनाथ, इलाहाबाद यूपी में है, सारनाथ और इलाहाबाद दोनों, एंड अमरावती एंड सांची एमपी में है, एंड ये अमरावती आंध्र प्रदेश में प्रेजेंट है, ठीक है। द पिलर्स डिपिक्ट, इसमें एनिमल्स डिपिक्ट हैं, जैसे कि एलिफेंट्स, लायंस एंड कुछ व्हील्स और लोटस बने हैं, जो कि सिग्निफिकेंट सिंबल्स हैं किसके? बुद्धिज़्म के, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है अशोकास धमा। इसका मतलब यहाँ पे धर्म भी होता है, ठीक है, कि अशोका का धर्म, वो उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे। इनके ऑब्जेक्टिव्स मेन ये थे कि ये कहते थे पीपल शुड ओबे देयर पेरेंट्स, ठीक है, पे रिस्पेक्ट टू ब्राह्मणास, जो कि इनके मेजर एडिक्ट्स में भी मेंशन है कि ब्राह्मणास को रिस्पेक्ट देनी है, एंड साथ में बुद्धिस्ट मॉन्क को भी रिस्पेक्ट देनी है। शो मर्सी टू स्लेव्स एंड सर्वेंट्स, ठीक है। इफ़ पीपल बिहेव्ड वेल दे वुड अटेन स्वर्ग। इनका ऐसा मानना था कि अगर अच्छा बिहेव कोई करता है तो ही उसे हेवन मिलता है,
ही डिड नेवर से दैट दे वुड अटेन निर्वाणा, ठीक है। इन्होंने निर्वाणा अटेन करने की बात यहाँ पे कभी नहीं कही है, जो एक बुद्धिस्ट टीचिंग में उनका गोल होता था। इन्होंने स्वर्ग की बात की है, ठीक है। अच्छा, ये सारे जो थे मौर्यंस थे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार एंड अशोका। इसके बाद लेटर मौर्यंस आते हैं जो कि इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अशोका की डेथ के बाद पहली चीज़ तो डिवीज़न हो जाता है वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट में। एंड जो लास्ट रूलर था बृहदत्त को असैसिनेट कर दिया जाता है 185 BC में, उसी के कमांडर इन चीफ के द्वारा, जिसका नाम पुष्यमित्र सुंग था, ठीक है। उसके बाद ये अपनी खुद की सुंग डायनेस्टी यहाँ पे स्टैब्लिश कर लेता है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है कि एंड होता है, डिक्लाइन हो जाता है मौर्यन एम्पायर का, और वो अपनी डायनेस्टी यहाँ पे स्टैब्लिश कर लेता है। नाउ व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द डिक्लाइन, रीजंस फॉर डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर, ठीक है। तो इसमें अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना यहाँ पे रहा है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये वाला रीज़न किसने दिया है, ठीक है। तो HP शास्त्री के अकॉर्डिंग इनके डिक्लाइन का रीज़न था ब्राह्मणिकल रिएक्शन, ठीक है। जो ये बोलते रहते थे, एंटी सेक्रीफाइस एटीट्यूड था इनका बुद्धिज़्म का, एंड अशोका ब्रॉट मच लॉस टू ब्राह्मणास, ठीक है। तो ये क्या करते थे कि इन स्पाइट ऑफ टॉलरेट पॉलिसी ऑफ अशोका, ब्राह्मणास के मन में घृणा डेवलप होने लगी इनके अगेंस्ट, ठीक है। लोग इनकी पॉलिसी को फेवर नहीं करते थे, ठीक है, और इनसे घृणा करने लगे थे कि ब्राह्मणास और इन सब को ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक रीज़न हो सकता है, जैसे कि इन्होंने वैदिक सेक्रीफाइसेस को परफॉर्म करने से मना कर दिया था। ये सारे रीजंस हैं डिक्लाइन के, ठीक है, HP शास्त्री के अकॉर्डिंग। सेकंड रीज़न है फाइनेंशियल क्राइसिस। मौर्यंस पे इकोनॉमिकल बहुत प्रेशर था। ये DD कोसाम्बी के अकॉर्डिंग ये रीज़न है कि इकोनॉमी की वजह से इनकी डिक्लाइन हुआ है, ठीक है, क्योंकि इनकी ह्यूज आर्मी थी और उसके मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर चाहिए था, पेमेंट्स चाहिए होती हैं ऑफिशियल्स के लिए, ठीक है, क्योंकि लार्जेस्ट रेजिमेंट ऑफिसर्स थे इनके यहाँ। तो उसकी वजह से यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस होने लग गए, और जिसकी वजह से धीरे धीरे इनका जो एम्पायर है वो डिक्लाइन होने लग गया, ठीक है। और ये अशोका ने बुद्धिस्ट मॉन्ग को इतने ज़्यादा ग्रांट्स दिए, जिसकी वजह से इनकी क्या थी, रॉयल ट्रेजरी भी ख़त्म हो गई थी, एंड ऑब्वियसली यहाँ पे क्राइसिस होने स्टार्ट हो गए, ठीक है। थर्ड इज़ ऑपरेसिव रूल। ऑपरेसिव जो अशोका का शासनकाल था, पहले तो जो बिंदुसार का रेन था उसमें इन्होंने इनके अगेंस्ट कंप्लेंट्स होती थी कि ये बहुत ज़्यादा मिसरूल करते हैं, ठीक है, एंड नौकर शाहों से बहुत बुरा व्यवहार करते हैं तक्षशिला में, ठीक है। और इन्होंने इनके अगेंस्ट बहुत सारी कंप्लेंट्स भी यहाँ पे वो होती हैं, ठीक है। और इन्होंने यहाँ पे शिकायत दर्ज करने के लिए वहाँ का वाइस रॉय तक्षशिला का उस टाइम अशोका को अपॉइंट किया था, ठीक है। और अशोका क्या था, वो कंप्लेंट्स को सुनता नहीं था, वो खुद हरेसमेंट करता था उस टाइम, ठीक है। तो उसने, और इन्होंने क्या किया था, रोटेशन ऑफ ऑफिसर्स कर दिया था तराली, उज्जैन, तक्षशिला में इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो काफ़ी ये लोग टॉर्चर करते थे, तो इसकी वजह से इनका जो एम्पायर था वो डिक्लाइन हुआ है, ये भी एक रीज़न है। फोर्थ रीज़न इज़ पार्टीशन ऑफ एम्पायर। एम्पायर का जब अशोका की डेथ हो जाती है तो मॉडर्न एम्पायर जो है वो स्प्लिट हो जाता है 2 हाफ्स में, एक वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट। तो दिस वीकन द एम्पायर, ठीक है। एंड जो वेस्टर्न पार्ट है, इसमें नोट कर लीजिए आप, जो वेस्टर्न पार्ट है उसे रूल किया है कुणाल ने। कुणाल इज सन ऑफ अशोका। एंड जो ईस्टर्न पार्ट है उस पे रूल करता है दशरथ, ठीक है। इन लोगों ने बाद में यहाँ पे रूल किया। उसके बाद रोमिला थापर के अकॉर्डिंग हाईली सेंट्रलाइज्ड इनका एडमिनिस्ट्रेशन था, जिसकी वजह से डिक्लाइन हुआ, ठीक है। तो जब तक चंद्रगुप्त मौर्य और
अशोका थे उनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे बाद में वीक रूलर्स आने लगे तो बहुत एडमिनिस्ट्रेशन इनका वीक होता चले गया, ठीक है। डिसइंटीग्रेट यहाँ पे होने लग गए। तो अ वीकनिंग ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन coupled with a large distance to communicate also led to a rise of independent kingdoms। तो डिसइंटीग्रेट होने लगे तो अलग अलग इंडिपेंडेंट किंगडम्स यहाँ पे अराइज होने लग गए, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, इनका डिक्लाइन होना शुरू हो गया। थर्ड इज़ वीक मोनार्क आफ्टर अशोक तक सब सही चल रहा था, लेकिन उसके बाद जो उसके सक्सेसर्स थे वो काफ़ी वीक किंग्स थे हु कुड नॉट कैरी द बर्डन ऑफ द ह्यूज एम्पायर, ठीक है। तो वो नहीं कैरी कर पाए। उसके बाद सिर्फ 6 किंग्स ने ही यहाँ पे रूल किया 52 ईयर्स तक। एंड लास्ट मौर्यन किंग जो मैंने आपको बताया बृहदत्त थे, उसका ही कमांडर इन चीफ डिफीट कर देता है और वो अपनी आर्मी वहाँ पे स्टैब्लिश कर देता है, ठीक है। एंड लास्ट इज फॉरेन इन्वेजन। तो ड्यूरिंग द रेन ऑफ द फर्स्ट 3 मौर्यन किंग्स कभी फॉरेन पावर ने ट्राई भी नहीं किया यहाँ पे अटैक करने का, क्योंकि एक लार्ज एरिया इन्होंने यहाँ पे कैप्चर करके रखा था, ठीक है। लेकिन जैसे ही अशोका की डेथ होती है और किंगडम 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे ग्रीक जो होते हैं वो सबसे फर्स्ट है, जिनका नाम था ग्रीक किंग एंटियोकस, ठीक है। ग्रीक किंग एंटियोकस टू अटैक इंडिया अनसक्सेसफुली दो, ठीक है, करते हैं उस टाइम ये अनसक्सेसफुली। बट उसके बाद चाइनीज़ रूलर शिंग यांग टी ये भी यहाँ पे अटैक करते हैं, ठीक है, और उस टाइम ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। रिमेंबर दैट द ग्रीक्स वर द फर्स्ट टू इन्वेड इंडिया इन 206 BCE एंड दे सेट अप देयर किंगडम इन नॉर्थ अफगानिस्तान कॉल्ड बैक्ट्रिया, ठीक है। बैक्ट्रिया पे ये अपना यहाँ पे स्टैब्लिश करते हैं। तो दीज आर सम रीजन्स ऑफ देयर डिक्लाइनेशन, ठीक है। सो इन दिस होल लेक्चर हमने डिस्कस किया, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, अशोक की धमा, इसके एडिक्ट्स एंड द रूल ऑफ अशोका एंड देयर डेक्लिनेशन। सो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन थैंक यू।